नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास है। देखिए आपके रेलवे ग्रुप डी 2022 और एनटीपीसी 2 एग्जाम की तैयारी के लिए हमने फिर से आपके लिए पिछले सालों की पेपर की सीरीज को स्टार्ट किया है। आज हम आपको रेलवे एनटीपीसी जो अभी आपका 2021 से पेपर संपन्न हुआ था, उस पेपर की आज हम आपको जीएस, जीके और जीए क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। इस सेट में जीएस और जीके के लगभग 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं कि आप इन 40 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। आज हम आपको 5/4/2021 की प्रथम शिफ्ट का जो एनटीपीसी 1 का पेपर संपन्न हुआ था, उसी पेपर की जीएस कराने जा रहे हैं और ये हमारा 14 नंबर सेट है। इसके पहले भी हमने आपको इसी प्रकार के 13 वीडियोज कराए हैं जीके और जीएस के, उससे भी आप लोग प्ले स्टोर में जाकर के वहां पर से देख सकते हैं। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें से किसे आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सबसे पहले एक बार आप लोग को प्रयास करना है, गैलीलियो, विक्रम साराभाई, सीवी रमन या फिर स्टीफन हॉकिंग। इसका सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन, गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है। देखिए गैलीलियो ने जब तक दूरबीन का निर्माण नहीं किया था, इसके पहले तक टालमी द्वारा दिया गया भू केंद्रिक सिद्धांत ही मानता पर था, मतलब पृथ्वी हमारी केंद्र पर है और सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ऐसी पहली मान्यता थी। इसके बाद कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रिक सिद्धांत दिया कि सूर्य हमारा केंद्र पर है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। जब गैलीलियो ने दूरबीन का निर्माण किया, इसके द्वारा ही कोपरनिकस के सिद्धांतों का समर्थन मिला और ढेर सारे खगोलीय निरीक्षण किए गए। इसलिए गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है। विक्रम साराभाई का तो नाम आप जानते होंगे। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक जो माना जाता है वो विक्रम साराभाई को माना जाता है। सीवी रमन का नाम आप जानते होंगे। 1930 में सीवी रमन को रमन इफेक्ट के कारण रमन इफेक्ट की खोज की थी, इसलिए 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। स्टीफन हॉकिंग का किसमें योगदान है? ब्लैक होल में और बिग बैंग थ्योरी में स्टीफन हॉकिंग का योगदान है। यहाँ तक कि स्टीफन हॉकिंग ने भी कहा था कि गैलीलियो शायद किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में आधुनिक विज्ञान के जन्मदाता माने जा सकते हैं। इसलिए सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो हैं आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा ऊतक पौधे में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ढेर सारे एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है कि जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है, तो मैंने आपको रटाया हुआ है जाइलम। देखिए जा से जल होता है और जा से जाइलम, इसलिए जल के परिवहन के लिए जाइलम जो है ऊतक जिम्मेदार होता है। जटिल ऊतक में 2 ऊतक आते हैं, एक जाइलम आता है, एक फ्लोएम आता है। तो जब भोजन बन जाता है उसके बाद भोजन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो होता है, फैलाने का काम जो होता है, वो फ्लोएम ऊतक का होता है। लेकिन जल की बात करेंगे तो जाइलम ऊतक जल को पहुंचाता है। सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? पहला वाला ऑप्शन। हरित लवक की बात करेंगे तो इसे कहते हैं क्लोरोफिल। भोजन बनाने के लिए पादप का कोशिकांग होता है हरित लवक। कोशिका द्रव्य को आप जानते हैं, जितने भी कोशिकांग होते हैं वे सारे कोशिका द्रव्य में तैरते होते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री जो कहते हैं वो राइबोसोम को कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सूर्य, वेगा, चंद्रमा, श्रवण। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? सही ऑप्शन होगा सूर्य। देखिए जो तारा है, सूर्य एक तारा है और सबसे निकटतम है, इसलिए जो सूर्य का प्रकाश होता है वो पृथ्वी पर सबसे तेज पड़ता है। अगर कोई दूसरा तारा होता तो सूर्य की जगह में उसका नाम होता। सूर्य से अगर बात करेंगे, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा तो सूर्य है, लेकिन सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा जो है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ये भी नाम याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो पृथ्वी में सूर्य का प्रकाश कितने मिनट में पहुंचता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद कर लीजिएगा, 8 मिनट 16.6 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में पहुंचता है। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग चंद्रमा का प्रकाश बताइएगा, पृथ्वी में कितने मिनट बाद या कितने सेकंड बाद पहुंचता है, ये आपको बताना है। मैंने आपको सूर्य का बता दिया, सूर्य की दूरी ज़्यादा है इसलिए समय ज़्यादा लगता है। चंद्रमा की दूरी कम है इसलिए समय कम लगेगा और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में इनमें से किसे यूएनईपी को हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के न्यूयॉर्क कार्यक्रम का प्रमुख एवं सहायक महासचिव किसे चुना गया। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं।
बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। नया क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन होगा लिंगिया नोराहा, इन्हें चुना गया है और ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। पांचवा क्वेश्चन है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी। जैसे कि जीव, कुत्ता, बिल्ली, मानव, इन सभी के वैज्ञानिक नाम आपने देखे होंगे। आपको सबसे पहले अगर मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सैपियंस लिन होता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, तो इस प्रकार की जो नामकरण पद्धति थी उसकी शुरुआत किसने किया था, तो सही ऑप्शन होगा कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहा जाता है या फिर वर्गी का पिता कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। इसमें देखिए होमो जो होता है, जैसे होमो सैपियंस, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस। तो होमो जो है मनुष्य का, मानव का वंश है। ठीक है, इसके बाद जो सैपियंस होता है वो उसकी जाति है और लिन लास्ट में लगा देता लिन। ठीक है, तो लिन क्या होता है, जिस वैज्ञानिक ने उसकी खोज की है उसका नाम होता है। जैसे कैरोलस लीनियस होता है ना, तो लीनियस का लिन जो है वो इसके पीछे लगा दिया जाता है जिसने नाम दिया है। तो होमो सैपियंस वंश जाति फिर वैज्ञानिक नाम होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों में से था। जो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, उनको बनाए रखने के लिए एक समिति गठित की गई थी। तो आपको बताना है केंद्र राज्य संबंधों के लिए जो समिति थी उसका नाम आपको बताना है। ठक्कर आयोग, मलिमथ समिति या फिर सरकारिया आयोग, श्री कृष्ण आयोग। कई बार जो है केंद्र राज्य संबंधों से क्वेश्चन आया हुआ है। इसका सही ऑप्शन होगा सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग जो बना था 1998 में, ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित था। इसके बाद आपके एग्जाम में पूछा गया एमएम पुंछी। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा, एमएम पुंछी जो था ये भी केंद्र राज्य संबंधों से था। इसके पहले वाले सेट में एमएम पुंछी वाला पूछा गया था। आप लोग अगर हमारे लगातार 1 से लेकर के 14 तक जितने भी हमारे जीएस के सेट हैं अगर आपने देखा होगा तो आप एमएम पुंछी को जानते होंगे। इनका पूरा नाम है मदन मोहन पुंछी। ठीक है, तो ये भी आपके केंद्र राज्य संबंधों से संबंध रखते थे। तो सही ऑप्शन होगा तीसरा, सरकारी आयोग, एमएम पुंछी आयोग। अगर हम ठक्कर आयोग की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी हत्याकांड जो हुआ था उसकी जांच के लिए ठक्कर आयोग बनाया गया था। मलिमथ समिति जो थी ये आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए 2003 में बनाई गई थी। श्री कृष्ण आयोग के बारे में आप जानते होंगे, मुंबई दंगे जो 1993 में मुंबई दंगे हुए थे उसकी जांच के लिए श्री कृष्ण आयोग बनाया गया था। तो मैंने आपको चारों आयोग और समितियां बताई हैं, चारों को आपको याद रखना है। आने वाले एग्जाम में इन चारों ऑप्शन से आपसे पूछ सकता है। अभी सरकारी आयोग पूछा है, बाद में आपसे श्री कृष्ण आयोग पूछ सकता है। तो मुंबई दंगे 1993 श्री कृष्ण आयोग याद रखिएगा। सातवां क्वेश्चन है, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार प्रदान किए जाने वाले वार्षिक स्वास्थ्य लाभ कवर की राशि कितनी है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताने का प्रयास करिए। देखिए आयुष्मान भारत जो योजना है वो एक प्रकार की हेल्थ इंश्योरेंस योजना है जो गरीबों को दी जाती है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 23 सितंबर 2018 को रांची से प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी घोषणा की थी और ये स्टार्ट हो गई थी 25 सितंबर 2018 से। इस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती होती है, तो घोषणा हुई 23 तारीख से और स्टार्ट हो गई 25 सितंबर 2018 से। तो कितनी राशि दी जाती है वार्षिक रूप से, 5 लाख रुपए तक का प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 8वां क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, करने का प्रयास करिए। देखिए यूनाइटेड नेशन के जो सिस्टम है जिसमें कर्मचारी ढेर सारे हैं, उनके प्रशिक्षण संबंधी जो कॉलेज है उसका मुख्यालय आपसे पूछा गया है। इसका सही ऑप्शन होगा, काफ़ी नया क्वेश्चन है, ट्यूरिन में है। और ट्यूरिन पड़ता कहाँ पर है, इटली में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको यूएनओ का मुख्यालय कम से कम याद होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ठीक है, याद रहेगा। और ढेर सारी बार एग्जाम में पूछा गया कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ये डेट याद रखिएगा 24 अक्टूबर को, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो होता है वो 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है।
इससे ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो अभी पूछा गया था यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ट्यूरिन में है। और ये कहाँ पर है? ट्यूरिन, इटली में आपका पड़ता है। 9वां क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, तो प्रधानमंत्री संबंधी जितनी भी योजनाएं हैं इसे आप लोग याद करके चलिएगा। एक पेज में जितनी भी योजनाएं हैं उनकी डेट जो है उसको याद करके चलिएगा। आपके आने वाले एग्जाम में प्रधानमंत्री की योजनाएं ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। कई बार ढेर सारी योजनाएं जो हैं प्रचलित वाली पूछी जा चुकी हैं, और प्रधानमंत्री जनधन योजना को भी लोग 15 अगस्त सही करके चले जाते हैं, जो बिल्कुल गलत हैं। 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुई थी, 15 अगस्त 2014 को तो इसकी घोषणा की गई थी। जैसे मैंने बताया ना कि झारखंड के रांची से 23 सितंबर घोषणा कर दी, लेकिन स्टार्ट कब हुआ था? 25 सितंबर से। आयुष्मान भारत योजना उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जनधन योजना 15 अगस्त को उसकी घोषणा हुई थी, और स्टार्ट कब से हुई? 28 अगस्त 2014 से। इसमें क्या हुआ? जीरो बैलेंस पर सबके खाते खोले जाने लगे। तो याद है ना आपको, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जीरो दर पर आपके खाते खोले जाते हैं। 10वां क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो अगर उच्चतम न्यायालय की बात करेंगे या फिर अन्य न्यायाधीशों की बात करेंगे तो सभी की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? पहला वाला ऑप्शन होगा। ये तो कई बार पूछा भी गया है और आपकी जुबान में होना भी चाहिए कि राष्ट्रपति ही करेगा जब भी न्यायालय की बात आएगी। तो 11वां क्वेश्चन है अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय के बारे में उल्लेख किया गया है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 13वें, चौथे, पहले या फिर 10वें। अशोक की शिलालेख की बात करेंगे तो अशोक के 14 शिलालेख हैं, जिसमें से कलिंग युद्ध के बारे में 13वें शिलालेख में चर्चा की गई है। तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, कि अशोक राज्य सिंहासन की गद्दी में कब बैठा था। तो सन याद रखिएगा 269 BC, ठीक है, 269 BC याद रखिएगा। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था? राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष BC में आप ऊपर की ओर जाते हैं, मतलब कि 261 BC में कलिंग का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा। कलिंग की राजधानी भी आपसे पूछता है, तो कलिंग की राजधानी उस समय तोसली थी, ठीक है। तो तोसली जो थी वो कलिंग की राजधानी थी। इसका सही ऑप्शन होगा 13वें शिलालेख। अगर हम चौथे की बात करेंगे तो चौथे में धम्म घोष की घोषणा, पहले वाले में ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, पशु बलि की निंदा, पशु बलि की जो निंदा की गई है वो पहले वाले शिलालेख में की गई है। 10वें वाले में क्या कहा गया है? राजा एवं उच्च अधिकारी जो हैं वो प्रजा के बारे में सोचें, ऐसा 10वें शिलालेख में कहा गया है। तो कलिंग युद्ध के बारे में 13वें, सन याद रखिएगा 261 BC, राज सिंहासन के 8वें वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग की राजधानी क्या है? तोसली। इतने ढेर सारे क्वेश्चन जो हैं वो मेन से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। 12वां क्वेश्चन है पुडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? ये 4 ऑप्शन है। काफ़ी नए नृत्य आपको देखने को इसमें मिल रहे होंगे। तो सही ऑप्शन होगा गराडी। गराडी जो है वो पुडुचेरी का लोक नृत्य है। अगर हम सत्रिया की बात करेंगे तो सत्रिया कहाँ का है? असम का। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। कपालिक कहाँ का है? कपालिक जो है ये छत्तीसगढ़ का है, और छत्तीसगढ़ के बगल में MP है ना, तो छत्तीसगढ़ और MP दोनों का है कपालिक। अगर करगा की बात करेंगे तो करगा कहाँ का है? करगा कर्नाटक का है। तो सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा। सत्रिया असम का है, कपालिक छत्तीसगढ़ MP का है, करगा कर्नाटक का है, और गराडी कहाँ का है? पुडुचेरी का लोक नृत्य है, ठीक है। लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक पुस्तक आपसे पूछी है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक आपसे पूछे। ये जीव विज्ञान में आप इस पुस्तक को पढ़ते होंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कन्फ्यूशियस, प्लेटो, चार्ल्स डार्विन या फिर अरस्तु। कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। डार्विन की पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, याद रखेंगे आप लोग। तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था जिसे सोवियत संघ रूस ने 1957 में भेजा था। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, भास्कर, कार्टोसैट 2, रीसैट 1 या फिर स्पुतनिक 1। इसका सही ऑप्शन होगा स्पुतनिक 1 को सबसे पहले रूस ने कृत्रिम उपग्रह के तौर पर 1957 में अंतरिक्ष में भेजा था। अगर हम स्पुतनिक 2 की बात करेंगे, स्पुतनिक 2 में लाइका नामक कुत्ते को बैठा करके
अंतरिक्ष में भेजा गया था? ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। स्पुतनिक 2 में लाइका नामक कुत्ते को बैठा करके अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो सही ऑप्शन होगा स्पुतनिक 1। चलिए भारत की बात करते हैं। तो सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भारत का कौन सा था? आर्यभट्ट, जिसे 1975 में भेजा गया था। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। ठीक है। 1979 में भास्कर छोड़ा गया, किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। इसके बाद भास्कर 2 भी छोड़ा गया। लेकिन अगर बात करेंगे भारतीय भूमि से सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह कब छोड़ा गया था? तो 1980 में रोहिणी छोड़ा गया था। ये पिछले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था। तो अगर पहले की बात करेंगे तो आर्यभट्ट है, लेकिन किसकी सहायता से है? ये रूस की सहायता से है। अगर स्वयं की सहायता से मतलब कि भारतीय भूमि से स्वदेशी की बात करेंगे तो 1980 में रोहिणी उपग्रह छोड़ा गया था। ये कई बातें मैंने आपको बताई हैं, जो सारी बातें आपको याद रखनी है। 15 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए। तीसरा आपको बताना है, सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो पहले नंबर पे सबको मालूम है कि यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। कितने परसेंट है? देश का 16.51% है यूपी में। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आता है, कितना परसेंट जनसंख्या है पूरे भारत का? 9.28% है। तीसरे नंबर पर आता है बिहार। बिहार में पूरे भारत का 8.6% लोग रहते हैं। तो तीसरे नंबर की बात किया है तो बिहार सही ऑप्शन होगा। चौथे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो 4 ही याद करके चलिएगा, 4 ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर न्यूनतम की बात करेंगे तो सबसे कम है सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में सबसे कम। उसके बाद दूसरे नंबर पर मिजोरम आता है, तीसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा, नागालैंड। इस प्रकार से आप क्रम भी याद कर लीजिएगा। सबसे कम में सिक्किम, सबसे ज़्यादा में यूपी, तीसरे नंबर का पूछा है, तीसरे नंबर बिहार है। 16 नंबर क्वेश्चन है, DOS का पूर्ण रूप आपको बताना है, फुल फॉर्म बताना है DOS का। 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। फिर भी एक बार इसे अच्छे से देखने का प्रयास करिए। सही ऑप्शन होगा दूसरा ऑप्शन। DOS का पूर्ण रूप होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है? ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रो कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो फुल फॉर्म ही याद रखिएगा, इतना ही काफ़ी है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है? ठीक है, नेशनल वाटरवे 2 आपसे पूछा गया है। शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NW2, नेशनल वाटरवे 2। ठीक है, चलिए बताइए। सबसे पहले हम पहले के बारे में जानते हैं कि NW फर्स्ट कौन सा है? नेशनल वाटरवे फर्स्ट कौन सा है? इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। 1620 किलोमीटर का है। इलाहाबाद का नाम चेंज करके अभी प्रयागराज कर दिया गया है। तो प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है 1620 किलोमीटर का। तो ये NW1 है। आपसे पूछा है NW2, तो सही ऑप्शन होगा सादिया से धुबरी तक जाता है। ये कितने किलोमीटर का है? 891 किलोमीटर का है। ठीक है, पहला वाला देखिए यहाँ पर NW1 ये है। दूसरा वाला आपसे पूछा गया था। तीसरा वाला कहाँ से है? कोल्लम से कोट्टापुरम, ये तीसरा वाला है। ठीक है, ये कितने किलोमीटर का है? ये छोटा से है, 205 किलोमीटर का है। ये सारे वाटर मार्ग हैं। इसके बाद चौथे की बात करेंगे तो चौथा आपका पड़ता है काकीनाडा से मरक्कनम, ये 1095 किलोमीटर का, जो कि ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया। ठीक है, तो 3 तक याद कर लीजिएगा। पहला वाला बहुत पूछा जाता है, प्रयागराज से हल्दिया, ये सबसे पहले ही बना था। इसके बाद दूसरा देखिए पूछने जाने लगा सादिया से धुबरी, और तीसरा वाला कौन सा है? कोल्लम से कोट्टापुरम। 18 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है? इंग्लिश में कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 2 प्रकार के प्रेशर होते हैं, एक सिस्टोलिक, एक डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक आपसे पूछा गया है। हिंदी में कहते हैं प्रकुंचन, और या फिर सकुंचन भी कहते हैं इसे। सही ऑप्शन होगा 120 mmHg, जो पारे से नापा जाता है, इसलिए Hg बगल में लिख दिया जाता है। तो 120 mm का दाब होता है पारे के बराबर। अगर आपसे डायस्टोलिक पूछे तो 80 mmHg। ठीक है, ये भी याद रखिएगा।
अभी सही ऑप्शन होगा, आपसे सिस्टोलिक पूछा है 120, इसलिए आपने देखा होगा 80/120 लिखा जाता है। तो 80 क्या होता है, डायस्टोलिक होता है, जैसे हिंदी में कहते हैं अनुशीतलन कहते हैं, ठीक है। 120 सिस्टोलिक होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रकुंचन या फिर सकुंचन भी कहते हैं, दोनों याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से किस क्रिकेटर को मार्च 2021 में समाप्त हुई भारत इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो मैं आपको अप्रैल 2021 का पेपर करा रहा हूँ, तो मार्च का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी प्रकार जब भी आपका पेपर हो तो 1 महीने पहले तक की आप करंट अफेयर को तैयार करके चलेंगे। अब देखिए, आपसे पूछा गया कि मैन ऑफ द सीरीज किसे मिली थी, भारत इंग्लैंड के बीच में जो टेस्ट श्रृंखला हुई थी, इसमें मैन ऑफ द सीरीज मिली थी रविचंद्र अश्विन को। रविचंद्र अश्विन ने पूरी सीरीज में 32 विकेट लिए थे और 189 रन भी बनाए थे, ठीक है। तो इंडिया ने ये सीरीज को 3-1 से जीत लिया। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, चौथा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना किसने की थी। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। देखिए, वंदे मातरम जो गीत गाया था वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया था। उसी से प्रभावित होकर के विपिन चंद्र पाल ने, जब बंकिम चंद्र चटर्जी की मृत्यु हो गई, उनसे प्रभावित होकर के उनकी मृत्यु के बाद अपनी पत्रिका का नाम जो था वो वंदे मातरम रखा था। तो याद रखे आपको, विपिन चंद्र पाल, वंदे मातरम पत्रिका। 21 नंबर क्वेश्चन है, हिमालयन ईव किस राज्य में पाया जाता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, हिमालयन ईव जो है ये कोई पशु नहीं है, ये एक प्रकार का औषधि गुणों से युक्त पौधा है जो हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और ये किसमें सहायता करता है, ये कैंसर के इलाज में सहायता करता है, इसलिए आपके एग्जाम में पूछा गया। क्योंकि कैंसर के इलाज जो है अभी तक पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाया है, लगातार खोज चल रही है। तो ये पौधा मिला है हिमालयन ईव, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, और ये कैंसर के इलाज इससे संभव हो सकता है, औषधि युक्त पौधा है ये। 22 नंबर क्वेश्चन है, पारंपरिक मॉडेम लाइनों पर उच्च गति इंटरनेट अभिगमन प्रदान करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। बताइए, कौन सी तकनीक है जिसका इस्तेमाल किया जाता है उच्च गति इंटरनेट के लिए। सही ऑप्शन होगा ADSL। ADSL का फुल फॉर्म होता है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपको याद करना पड़ेगा। सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन है, वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के होने का गौरव प्राप्त है। बताइए, भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक किस कपड़े को माना जाता है। सही ऑप्शन है खादी का कपड़ा। खादी का कपड़ा इसलिए फेमस था कि लोग इसे घर में बना सकते थे। कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन करने के लिए गांधी जी ने खादी पर खास तौर पर ध्यान दिया था। और गांधी जी ने खादी के बारे में क्या कहा था, खादी केवल वस्त्र नहीं है बल्कि क्या है, बल्कि विचार है, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पर्वतीय वनों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए, पहले वाले ऑप्शन में नागफनी रखा गया है। आपको मालूम है नागफनी जो है ये रेगिस्तान का पौधा है। पर्वतीय पूछा है इसलिए सही ऑप्शन होगा चीड़। चीड़ का पेड़ जो है वो पर्वतीय वनों में आता है। इसके पहले वाले सेट में पूछा गया था, 4 ऑप्शन दे दिए गए थे और आपसे पूछा गया था कि जिम्नोस्पर्म का उदाहरण कौन सा पेड़ है जिसमें चीड़ जो था वो जिम्नोस्पर्म का उदाहरण था। चीड़ के पेड़ से हम लोग क्या निकालते हैं, तारपीन का तेल निकालते हैं। और अगर जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो देवदार हो गया, साइकस हो गया, सिकोया हो गया, चीड़ हो गया, ये सभी आपके जिम्नोस्पर्म या फिर नग्न बीजी में आते हैं। और इस बार पूछा गया कि पर्वतीय वन, तो पर्वतीय वनों में भी चीड़ आता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए, मगध राज्य की राजधानी की बात करेंगे तो शुरुआत से ही राजगीर इसकी राजधानी चली आ रही थी। प्राचीन संस्थापक था बृहदत्त, उसकी भी राजधानी राजगीर थी। इसके बाद हर्यक वंश का संस्थापक आया बिंबिसार, उसकी राजधानी भी राजगीर बनी। बाद में चेंज करके इसे पाटलिपुत्र कर दिया गया, लेकिन मगध साम्राज्य की शुरुआती राजधानी राजगीर थी और पाटलिपुत्र बाद वाली राजधानी इसमें लिखी नहीं गई है। तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन।
26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापकों में से एक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए। अभी पिछले वाला सेट आपने देखा होगा तो वहाँ पर पूछा गया था कि 1901 में जो नोबेल प्राइज मिले थे उसमें शांति के लिए नोबेल किसे मिला था। तो सही ऑप्शन था जीन हेनरी ड्यूरेंट। किस लिए मिला था? क्योंकि इन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी। तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन, हेनरी ड्यूरेंट को रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना के लिए 1901 में नोबेल प्राइज मिला था शांति का, ये भी बात याद रखिएगा। इसके बाद रेड क्रॉस सोसाइटी को नोबेल प्राइज मिलने प्रारंभ हुए। 1917 में मिला, 1944 में मिला, 1963 में। तो 3 बार देखिए इस संस्था को मिले हैं, जबकि पहली बार जब मिला था तो हेनरी ड्यूरेंट को मिला था। याद रखिएगा, शांति का नोबेल मिला है। और ये रेड क्रॉस सोसाइटी क्या करती है? युद्ध और आपदा के समय सहायता प्रदान करती है। 8 मई एक डेट है, ये भी याद रखिएगा। रेड क्रॉस डे होता है, 8 मई को मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था? हेनरी ड्यूरेंट का बर्थडे होता है, इसलिए 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये सारी बातें याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी का नाम आपको बताना है। देखिए अभी जो है अपडेट कर लीजिएगा कि दादर नगर हवेली और दमन और दीव दोनों को मिलाकर के एक ही संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। कब से बनाया गया है? 26 जनवरी 2020 से बना दिया गया है। और दोनों की राजधानी जो है वो दमन हो चुकी है। ये पुराना क्वेश्चन रखा गया इसमें, इसलिए सही ऑप्शन होगा सिलवासा। लेकिन अभी याद कर लीजिएगा, दादर नगर हवेली और दमन और दीव की राजधानी है दमन। ठीक है, 26 जनवरी 2020 से अपडेट कर दिया गया है। कावरत्ते की बात करेंगे तो लक्षद्वीप की है, पडचेरी की है, पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ठीक है, याद रहेगा, अपडेट करें क्वेश्चन को, याद कर लीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में वीडियो कहते हैं, ये क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन होगा मॉनिटर। जैसे कि कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसे हम लोग कहते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, तो मॉनिटर इसे कहते हैं, जिसे हम सामने देखते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन। 29 नंबर क्वेश्चन है, पटाखा किस देश की मुद्रा है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताने का प्रयास करिए। पनामा, मैक्सिको, लाओस या फिर मकाऊ। सही ऑप्शन होगा ये मकाऊ की मुद्रा है पटाखा। मकाऊ कहाँ पर पड़ता है? ये चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। ठीक है, चीन के 2 विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हैं, एक हांगकांग है और एक मकाऊ है। मकाऊ की मुद्रा पटाखा है और हांगकांग की मुद्रा जो है ये डॉलर है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्लोब पर मौजूद सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए। अगर ग्लोब में अक्षांश रेखा खींची जाए, अक्षांश रेखा तो आप जानते हैं, जैसे कि 0 डिग्री अक्षांश, इसके ऊपर 1 डिग्री, 2, 3, 4, इसी प्रकार से 90 तक जाती हैं ऊपर और फिर नीचे 90 तक जाती हैं। तो टोटल 181 आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो सबसे लंबी कौन सी होगी? जो 0 डिग्री वाली होगी, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। बिल्कुल बीचों बीच होती है, इसके ऊपर जाएंगे तो लंबाइयाँ इसकी घटती जाती हैं। अगर दूरी की बात करेंगे तो दूरी एक अक्षांश के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। यही बात आप लोग याद रखिएगा। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। 31 नंबर क्वेश्चन है, उस नदी का आपको नाम बताना है जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इंदिरा सागर बांध, इसकी नींव जो रखी गई थी वो 1984 में इंदिरा गांधी ने रखी थी। और ये कहाँ पर है? एमपी में पड़ता है। और एमपी में नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध बनाया गया है, एमपी के खांडवा जिले पर है। सही ऑप्शन होगा नर्मदा नदी। नींव की बात करेंगे 1984 में इसकी नींव रखी गई थी। 32 नंबर क्वेश्चन है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये जितने भी क्वेश्चन है ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना है। जैसे कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मिजोरम के बारे में बता देते हैं। मुरलेन जो राष्ट्रीय उद्यान है 1991 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। तो ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मिजोरम का मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय दर्जा कब मिला? 1991 में। पहला ऑप्शन सही ऑप्शन।
33 नंबर क्वेश्चन है, ये चार आपको देश दिए गए हैं, भूटान, नाइजीरिया, घाना या फिर सूडान। इनमें चारों में से आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र समर्थित जो कोवैक्स पहल के माध्यम से अधिग्रहित वैक्सीन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। ये जितने देश हैं ये सारे गरीब देशों में आते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ने एक कोवैक्स नामक जो वैक्सीन है इन देशों को दी है कोरोना से बचने के लिए। तो सबसे पहला दुनिया का प्राप्त करने वाला वैक्सीन वाला देश कौन सा बना है, तो सही ऑप्शन होगा घाना। ठीक है, घाना जो है ये सबसे पहले कोवैक्स वैक्सीन पाया है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समर्थित वैक्सीन थी। 34 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया पाकिस्तान की मांग किस वर्ष मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। मोहम्मद अली ने की थी। और कब हुआ था ये, 1940 में हुआ था। याद रखिएगा, थोड़ा से आपको प्रयास करना है। सबसे पहले आप लोग सोचा करिए, आपको डायरेक्ट उत्तर बता देंगे तो आप सोच नहीं पाएंगे, इसलिए समय लीजिए, सोचिए। 1940 में अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली ने, लाहौर के अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था। ये पाकिस्तान शब्द जो था वो किसने दिया था, इसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ढेर सारी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बताने का प्रयास करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, ढेर सारे लोग उत्तर सही देने का प्रयास करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। ये चार कंपनियां आपको दी गई हैं, भेल, सेल, ओएनजीसी और एनटीपीसी। देखिए भेल जो कंपनी है, ये सारी कंपनियां तो महारत्न कंपनियों में आती हैं। भेल जो कंपनी है वो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। जितने भी हैवी इलेक्ट्रिकल्स के सामान बनते हैं वो भेल कंपनी बनाती है। सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो भी स्टील और लोहे का काम होता है वो सेल कंपनी करती है। ओएनजीसी का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, जो भी ऑयल और नेचुरल गैस मतलब कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है ओएनजीसी। और एनटीपीसी किसके लिए, बिजली के लिए है। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, आरडी रैम का पूर्ण रूप आपको बताना है। ये चार ऑप्शन दिए गए। रैम तो देखिए आप जानते होंगे, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब देखिए रैम भी दो प्रकार की होती है, एक होती है एस रैम और एक होती है डी रैम। एस रैम जो होती है उसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम, और डी रैम जो होती है वो डायनेमिक रैम होती है। अब डायनेमिक रैम भी तीन प्रकार की होती है। डायनेमिक रैम जो तीन प्रकार की होती है उसमें एक आती है एस डी रैम, दूसरी आती है आर डी रैम और तीसरी आती है डी डी आर डी एस एम रैम। तो आपसे पूछा है आर डी रैम के बारे में पूछा है, तो आर डी रैम का फुल फॉर्म होगा रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कहाँ पर लिखा गया है, ये लास्ट वाले में लिखा गया है। ठीक है, तो रैम तो आपको मालूम है, लेकिन रैम के अंदर भी ढेर सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रैम में मैंने बताया आपको एस रैम, डी रैम, तो ये आपका डी रैम के अंतर्गत आर डी रैम आती है। 37 नंबर क्वेश्चन है, वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप सिक्किम को मैप में देखेंगे तो वो मात्र किस राज्य से जुड़ा हुआ है, भारतीय राज्य से, वो पश्चिम बंगाल से सिर्फ जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल जब ऊपर की ओर जाता है तो सिक्किम वहाँ पर उससे टच होता है। सिक्किम की अगर हम पश्चिम की बात करेंगे तो पश्चिम में नेपाल देश आता है। इधर से देखिए दक्षिण से टच होती है इसकी बाउंड्री पश्चिम बंगाल से, और ऊपर से यहाँ पर से भूटान टच करता है सिक्किम को, इधर से तिब्बत टच करता है उत्तर से। ठीक है, तो इस प्रकार से सिक्किम जो है वो चारों तरफ से किसी न किसी देश से घिरा हुआ है, और सिर्फ एक ही भारतीय राज्य लगता है पश्चिम बंगाल। सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। 38 नंबर क्वेश्चन है, नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। जैसे कि देखिए नई नई लोकसभा बनती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है पहली बैठक की। सही ऑप्शन होगा प्रोटेम स्पीकर। जब अध्यक्ष नहीं बना होता है तो पहले से एक बुजुर्ग आदमी को या फिर समिति क्या करती है, एक कार्यवाहक अध्यक्ष बना लेती है कि पहली जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा।
और उसी बैठक में डिसाइड किया जाता है कि हमारा स्थायी रूप से अध्यक्ष कौन बनेगा। तो जब तक नहीं बनता है तब तक पहली बैठक या फिर अगली बैठक तक कार्यवाहक अध्यक्ष ही अध्यक्षता करता है। तो सही ऑप्शन होगा पहली वाला ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद फिर अध्यक्ष चुन लिया जाता है सबकी सहमति से, लेकिन उसके पहले प्रोटेम स्पीकर कार्य करता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कारला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद हैं? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर बिहार। देखिए कारला को कारले की गुफाएं भी कहते हैं, ठीक है। तो कहीं पर कारले की गुफाएं आपको मिले ना, तो यही कारला की बात कर रहा है। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में चट्टान को काट करके बौद्ध संरक्षित गुफाएं बनाई गई हैं, जिसे कारले की गुफा या कारला की गुफा भी कहते हैं। तो सही ऑप्शन इसका कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आपको 39 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसे भी आप लोग देख लीजिए। आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये 40 नंबर क्वेश्चन है। उस योजना का आपको नाम बताना है जिसका लक्ष्य घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी युक्त दरों पर एलईडी बल्ब प्रदान करना है। ये 4 ऑप्शन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ये एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ने जा रहा हूँ। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आपके घरों में जो सस्ते सस्ते एलईडी बल्ब आ गए हैं वो किस योजना के तहत आ गए हैं? पहले आप यूज करते थे 100 वाट का बल्ब, उसके बाद CFL आया, अभी देखिए आप एलईडी यूज कर रहे हैं। तो ये किस योजना के तहत आपके घरों में एलईडी जो है सस्ते दामों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं? उस योजना को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ने जा रहा हूँ। पिछले सेट में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जलियांवाले बाग कांड के बाद गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? तो केसरी हिंद की उपाधि को लौटा दिया था, ठीक है। अभी आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, नहीं आएगा तो इसके जो 15 नंबर पार्ट आएगा उसमें आपको बताने का प्रयास करेंगे। आपने इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न के सही जवाब करने का प्रयास किए हैं? देखिए 40 के 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद आप गलत कितने हो रहे हैं इसको आपको बताने हैं। अगर आप इसमें से 25 क्वेश्चन भी कर ले जाते हैं तो आपकी जीएस जो है बेहतर मानी जाएगी। इसमें काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चन नए नए रखे जाते हैं, तो 25 से 30 के बीच में अगर आप करते हैं तो आपकी जीएस बेहतर मानी जाएगी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बीच में मैंने आपसे 1-2 प्रश्न पूछे हैं, उसे भी आप लोग बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट होता है कि इसका उत्तर ये से ये होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसके लगातार पार्ट्स चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दिया करिए, ठीक है। धन्यवाद।